Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short complete revision session of complete ecology unit. पूरे ecology unit जिसमें 3 chapters हैं. कौन कौन? Organisms and population, second chapter ecosystem, third chapter biodiversity and its conservation. तीनों चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन सेशन होने वाला है और इस पूरे सेशन में हम लोग लगभग 100 से 120 के आसपास क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया था. ठीक है, तो जो लोग कर के आए हैं बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच कर लेंगे. जो लोग नहीं करके आए हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ है ना सॉल्व करते रहेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सारा सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा. ठीक है, कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ, है ना. 100-120 के आसपास क्वेश्चन है तो कोशिश करना है कि 2 घंटे के अंदर हो ही जाए. ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो करना होता है ना नीट में, सीधी सी बात है. और थोड़ा और प्रैक्टिकल हो बने तो बायो के सवाल हैं, बायो के क्वेश्चंस हैं, तो 1 मिनट में कम से कम 2 सवाल हो तो सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट है ये तो, है ना. कि बायो के क्वेश्चंस आप 1 मिनट में 2 कर पा रहे हो तो तब तो फिर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी समय बचेगा, बचाना भी पड़ता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना. सारे क्वेश्चंस के पीछे जो भी लॉजिक वगैरह लग रहे होंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह, मैं सारा डिस्कस करते हुए चलूंगा. ठीक है, केवल क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे इसमें, पहले बता देता हूँ. ठीक है, कि ये वन शॉट चैप्टर रिवीजन नहीं होने वाला है ना. कि मैं सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन आकर के डिस्कस करूंगा, नहीं, मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो जाएंगे. और इस बात की गारंटी है कि जब 100 से 120 के आसपास क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो लगभग पूरा चैप्टर, तीनों का तीनों, पूरा का पूरा यूनिट, मेरे ख्याल से तीनों चैप्टर्स अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएगा आप लोगों का. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए, जो लोग कर के आए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करके आए हैं भैया, है ना, स्लाइड दिख रहा है ना, आवाज़ आ रही है सभी लोगों को. चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना. विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए सभी लोगों का. ठीक है, जिन्हें मेरी स्पीड ज़्यादा लगे स्लो करके देख लेना, है ना. हालांकि स्लो तो बहुत कम ही लोग करके देखते हैं, लगभग न के बराबर, है ना. आप लोग तो 2x, है ना, 1.5x पे ही देखते हो. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने स्पीड के अकॉर्डिंग देखेंगे. ठीक है, मैं अपनी स्पीड मेंटेन करूंगा. ठीक है, चलिए. एंडेमिक प्लांट्स किनको बोलते हैं सर? वैसे प्लांट्स जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं. सो प्लांट्स दैट अकर इन अ पर्टिकुलर एरिया. सेकंड विल बी द आंसर. सेकंड क्वेश्चन. इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज टर्म्ड एज. किसी ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर अगर कोई पॉपुलेशन ग्रो करती है उसको क्या बोलते हैं सर? बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक बात है. अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू. एंडेमिक स्पीसीज का किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कन्फाइंड हो जाना किसकी वजह से होता है सर? ठीक है, तो ये होता है व्हाट? कॉन्टिनेंटल सेपरेशन की वजह से. ठीक है, कि जो कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ उसकी वजह से जो स्पीसीज किसी एरिया में कन्फाइंड रह गए तो रह गए, सीधी सी बात है ना. पहले आपने सुना होगा कि ये जो भी आप कॉन्टिनेंट वगैरह सुनते हो, एशिया, है ना, व्हाट, एशिया, यूरोप और भी जितने, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सब जितने भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, ये सारे पहले एक हुआ करते थे, है ना. उसको पेंजिया वगैरह बोला जाता है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फिर धीरे धीरे ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं आप, है ना, कुछ प्रोसेस हुआ, ये सारे टूट टूट करके अलग अलग जाते गए. ठीक है, तो आज 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं. तो पहले सब एक साथ हुआ करते थे, तो ऑब्वियस वाली बात है ना, जब पहले सब सर, जैसे मान लो ये अपना पृथ्वी हो गई. ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा, है ना, अर्थ, आई मीन लैंड वाला एरिया हो गया. ठीक है, 30% लैंड है, लगभग 70% पानी है, तो ये पानी है, ये 30% मैंने लैंड बना रखा है. ठीक है, ठीक बात है सर. अब ये पहले सारा कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया पार्ट सब एक साथ हुआ करता था. ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि नहीं, यहाँ से, है ना, ये अलग हो गया, ये अलग चला गया. ठीक है, फिर यहाँ से ये अलग हो गया, ये अलग चला गया, अलग कर भी देते हैं. ठीक है, अलग हो जाएगा, छोड़ो, है ना. तो ये अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया, इसी से बना के दिखाते हैं. ठीक है, पहले ये ऐसा था, फिर कुछ ऐसा हो गया, है ना, फिर ये ऐसा कुछ हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया. ठीक है, तो ऐसे कर करके सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग बंट गए. ठीक है, तो चूंकि अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो स्पीसीज था किसी एनिमल्स का या प्लांट का, तो वो यहीं पे रह जाएगा सर, क्योंकि बीच में मतलब अलग सेपरेट हो गए ना, सीधी सी बात है ना. तो वही वाली बात है कि कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ, दैट्स वाई द स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, दे रिमेन्ड कन्फाइंड टू दैट एरिया ओनली, वो उस एरिया में कन्फाइंड रह गए. ठीक है, चलो भैया, अब ये हम लोग की तरफ फ्लाइट पकड़ के यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकते ना, सीधी सी बात है ना. तो ये आपस में ही वहीं पे लोकल एरिया में घूमते रहते हैं, वहीं पे पाए जाते हैं. ठीक है, चलिए,
इसीलिए बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज उनको। ये तीनों क्लियर हैं, होने ही चाहिए। इन ए पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, कि भैया पोटेंशियल आप में कितना है, कि अगर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के पे ग्रो करना, यानी अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स होने वाला अनलिमिटेड फूड हो, अनलिमिटेड स्पेस हो, ये सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट हो, तो कोई भी पॉपुलेशन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे रिप्रोड्यूस करती है, ग्रो करती है, उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, अगर आप सेम स्पीसीज के हो तो आप इंटरब्रीड कर रहे होगे, ये आपकी डिफाइनिंग मतलब क्या कहते हैं, स्पीसीज को डिफाइन करने का ये मेन की वर्ड है, ठीक है, कि द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, है ना, कि आप कैसे पता करोगे कि ये जो दो मेंबर हैं सेम स्पीसी के हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो दोनों मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, इंटरकोर्स कर पा रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, तभी बोल सकते हो कि हाँ, कि वो दोनों क्या है, सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, है ना। चलिए, when the two ecosystems overlap each other the area is called, इसको इकोटोन बोलते हैं, नॉट इन द एनसीईआरटी, यू मे स्किप, ठीक है। ये स्पीसीज वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड में भी है ना आता है कॉन्सेप्ट, है ना, टर्म चलता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करके, है ना, कि वैसे ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब कि सर वो रिप्रोडक्टिवली केवल आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ह्यूमन का स्पर्म लेकर के, ठीक है, किसी अदर एनिमल में, है ना, डॉग में, है ना, जो उसमें जो फीमेल वाली होती है, या काऊ में जो भी फीमेल वाली होती है, या किसी भी अदर एनिमल के स्पीसीज में इंजेक्ट कर दो, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाएगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाएगा। ह्यूमन फीमेल की बॉडी में किसी दूसरे एनिमल का स्पर्म ले आओ, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, डेट विल बी वेस्ट, सीधी सी बात है ना। इसलिए आप इंटरब्रीड मतलब, है ना, तो किसी के साथ भी कर सकते हो, बट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तभी होगा जब आप सेम स्पीसीज के साथ इंटरकोर्स करोगे, सीधी सी बात है, बिल्कुल, है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये नेचर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू प्लांट स्पीसीज इज कॉल्ड एज, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू प्लांट स्पीसीज, स्पीसीज की बात आ गई तो उसको भैया प्लांट हम कम्युनिटी बोल देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और अभी तक केवल ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू प्लांट स्पीसीज ना, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। आपको पता है ना, ऑर्गेनिज्म होता है, फिर पॉपुलेशन होता है, फिर कम्युनिटी होती है, फिर जब एबायोटिक फैक्टर भी साथ में आता है तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी प्लांट कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी केवल, है ना, एबायोटिक फैक्टर का जिक्र नहीं हुआ है ना, तो प्लांट कम्युनिटी। और एक से ज्यादा स्पीसीज हैं तो पॉपुलेशन आप बोल नहीं सकते, ठीक है, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, छोड़ो। कंपटीशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर इन, सबसे ज्यादा सीवियर कब होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन डिफरेंट एरिया, मुझे लगता है पहला ही ऑप्शन जाएगा, ठीक है, यही आंसर भी जाएगा कि सबसे ज्यादा कंपटीशन कब होगा, जब आप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, है ना, सेम एरिया में प्रेजेंट हो और आपस में कॉम्पीट करें, तो सबसे ज्यादा सीवियर कंपटीशन होगा, सीधी सी बात है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी लोगों को, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, होनी ही चाहिए, मतलब कुछ बहुत बड़ी बात तो नहीं है इन सब चीजों में। आगे बढ़ें, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए, मोस्ट सक्सेसफुल पैरासाइट्स आर दोज विच डू नॉट किल देयर होस्ट, है ना, कि आप सबसे बढ़िया पैरासाइट तभी कहलाओगे जब आप अपने होस्ट को मारो नहीं, तो फिर जिंदा कैसे रहोगे भैया, पैरासाइट हो ना, उस पर डिपेंडेंट हो, अपने होस्ट पे डिपेंडेंट हो, है ना, उसको मार ही डालोगे बहुत जल्द तो भैया रहोगे कहाँ, सीधी सी बात है ना। तो सबसे स्मार्ट पैरासाइट वो है जो अपने होस्ट को नुकसान तो पहुंचाए लेकिन बहुत धीरे धीरे पहुंचाए, है ना, मार जान से ही नहीं मार देना है तुरंत, है ना, सीधी सी बात है। डैमेज करता है ऑब्वियस सी बात है ना, डैमेज तो करता है बट सीधे जान नहीं ले लेता, है ना, तो जो कि अपने होस्ट को मारे नहीं, वो सबसे ज्यादा बढ़िया सक्सेसफुल पैरासाइट है ना। चलिए, द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज ऑर्गेनिज्म, सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। माइकोराइजा रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसको क्या बोलते हैं सर,
सर म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, लेकिन म्यूचुअलिज्म को और क्या बोल सकते हैं सर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है सर, होना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरासाइट्स एडवर्सली अफेक्ट, पैरासाइट क्या अफेक्ट करता है सर, सर्वाइवल ऑफ होस्ट, ग्रोथ ऑफ होस्ट, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ होस्ट, लगभग सारी चीजें अफेक्ट करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच स्पीसीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी, की स्टोन स्पीसीज, ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी स्टेबिलिटी, मेरे ख्याल से 4 का ए होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में फर्स्ट का सी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी, ठीक बात है, सेकंड का डी, स्पीसीज डोमिनेंस, हाईएस्ट नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, थर्ड का बी, स्ट्रेटिफिकेशन, जोनेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन ही बढ़िया मैच कर रहा है सबका। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म्स अ, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अगर अलग अलग स्पीसीज का ग्रुप है तो वो कम्युनिटी बनाएगा। ठीक है, सेम स्पीसीज का ग्रुप रहता, मतलब सेम स्पीसीज के मेंबर्स रहते तो पॉपुलेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर अलग अलग स्पीसीज के जब मेंबर साथ में आ जाते हैं तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, इन इकोलॉजी, सीधी सी बात है ना। चलिए, तो यहां तक क्लियर होगी सारी बातें, आगे बढ़ें, क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीफाइट, एपीफाइट कौन है सर, ऑर्किड जो कि ग्रो करता है किस पे, मैंगो ट्री पे। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पैरासाइट्स, पैरासाइट के लिए सही बात, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट टेंड टू को इवॉल्व, बिल्कुल ये तो सही बात है। पैरासाइट्स हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, नहीं। पैरासाइट्स में रिड्यूस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ होस्ट, सही बात है। पैरासाइट्स हैव हाईली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं। तो सही बात है ना, तो ए और सी केवल सही बात है। ठीक है भैया, पैरासाइट हो आप, होस्ट पे या होस्ट के अंदर ही रहते हो, तो आपको सेंस ऑर्गन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको खोजने की जरूरत नहीं कि भैया मेरा खाना किधर है, आप ऑलरेडी गोदाम में पड़े हुए हो, है ना। तो सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप चूंकि होस्ट से ही खाना लेते हो ना, तो लगभग आप थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड ही लेते हो, तो आप में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप है ना थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड ही लेते हो, सीधी सी बात है ना। होस्ट अपना खाया, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट किया, फिर बाकी आप लेते हो, उसके बाद लेते हो आप, है ना, अगर आप पैरासाइट हो तो। चलिए नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देखो इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर होते हैं टॉप कंज्यूमर जो भी हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लार्जर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नहीं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लार्जर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नहीं, सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इकोसिस्टम टर्म्ड क्वाइन वाई, इकोसिस्टम टर्म किन्होंने दिया था सर, टेंसले साहब ने दिया था। लार्ज इकोसिस्टम आर कॉल्ड, लार्ज इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं सर, बायोम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक, है ना। देखो ऑर्डम का नाम तो सुना भी नहीं होगा, रीटर साहब को फादर ऑफ इकोलॉजी मैंने बताया था, और रामदेव मिश्रा साहब फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है, चाहो तो आप लिख लो, है ना, ये फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, एनसीईआरटी में केवल इन्हीं का नाम दे रखा है, जब है ना यूनिट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसके ठीक बाद, है ना। चलिए, बाकी रीडर्स आपको बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी पूरे वर्ल्ड वाइड। चलो नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, कौन सा फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं है, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट अ फंक्शनल एस्पेक्ट। वल्चर्स इन एन इकोसिस्टम आर, वल्चर्स क्या बोलते हैं भाई, इनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं ना, कि साफ सफाई कर देते हैं, जो भी सड़ गल गया है ना, डेड मैटर पे फीड करते हैं बेसिकली, तो स्कैवेंजर्स हैं बेसिकली। द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल इन एनी इकोसिस्टम, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होती है सर, प्रोड्यूसर लेवल पे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद घटते जाएगी ना 10% लॉ के अकॉर्डिंग। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सनलाइट, सोर्स क्या होता है सर, सनलाइट ही होता है, इसमें कोई पूछने वाली बात है। आगे बढ़ें, क्लियर यहां तक, होना ही चाहिए। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे इकोसिस्टम को जब, है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स टुगेदर विद देयर फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही बात है, मुझे तो यही लग रहा है। डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स माइक्रोब्स, नहीं इसमें एनिमल को इन्होंने काउंट नहीं किया, ये सबसे बढ़िया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन फ्लो ऑफ एनर्जी, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इकोसिस्टम इज, क्या होता है इकोसिस्टम? अ फंक्शनल यूनिट दैट इंक्लूड्स द होल कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद द एबायोटिक फैक्टर। बिल्कुल यही डेफिनेशन ही है इकोसिस्टम का, है ना, कि आपके पूरे बायोटिक फैक्टर, प्लांट्स प्लस एनिमल्स प्लस माइक्रोब्स, व्हेन द इंटरेक्ट विद इन देमसेल्व्स और अमंग देमसेल्व्स एंड व्हेन द इंटरेक्ट विथ देयर सराउंडिंग, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम। क्लियर बात है, होनी ही चाहिए। Who proposed that ecosystem is symbol of structure and function of nature? किन्होंने बोला था? तो सर टेंसले साहब नहीं बोला होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, होना ही चाहिए, है ना। देखो इकोसिस्टम टर्म किन्होंने क्वाइन किया था? टेंसले साहब ने। तो इन्होंने ही बोला था कि जो इकोलॉजी है ना, सॉरी इकोसिस्टम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नेचर का, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, है ना। नेचर फंक्शन करना यहीं पे दिखाई देती है कि जब जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस एबायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये इंटरेक्शन स्टार्ट होता है तब बोलते हैं कि हाँ भैया अब नेचर अपने फंक्शनल लेवल पे काम कर रही है, और वो लेवल आपका इकोसिस्टम का लेवल ही है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर, सबसे बड़े इकोसिस्टम किसको बोलते हैं सर? ओशंस। समुद्र से बड़ा कोई है क्या? पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता सर इकोसिस्टम के नाम पे। क्लियर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स एंड डैम, क्योंकि ये तो नेचुरली बन जाता है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और भी एग्जांपल आपको पता होगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, सर क्रॉप फील्ड, सर गार्डन, सर एक्वेरियम, ठीक है, ये सब हम लोगों ने बना रखे हैं इकोसिस्टम, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, प्लस वो अपने आसपास के एबायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, अ पॉन्ड इज अ, पॉन्ड क्या है सर? नेचुरल इकोसिस्टम। इंसेक्टिवोरस प्लांट इज, क्या होता है सर? इंसेक्टिवोरस प्लांट सर प्रोड्यूसर भी होता है, प्लांट है तो, प्लस कंज्यूमर भी होता है, क्योंकि इंसेक्ट वगैरह खा लेता है कभी कभी, ठीक है, तो बोथ 1 and 2। विच वन इज ओमनीवोरस? ओमनीवोरस कौन है भैया? इंसान आ गए तो इंसान ही ओमनीवोरस होते हैं ना, सब चीज खाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भैया, विच बायोटिक कंपोनेंट्स मेनली हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स? कौन सा रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स? सर डिकम्पोजर्स, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि वही काम करेंगे ना भैया मिनरल रिसाइकलिंग वगैरह के लिए, है ना, बाकी लोग क्या ही काम करेंगे, सीधी सी बात है। यहां तक क्लियर है। फ्रॉग तो भैया आपका कार्निवोर होता है ना, जो एडल्ट फ्रॉग होता है ना, वो कीड़े मकोड़े ही पकड़ के खाता है, उसकी एकदम बहुत लंबी जीभ होती है ना, और काफी स्टिकी नेचर की होती है, लॉन्ग एंड स्टिकी नेचर, पढ़ तो रखा है आपने फ्रॉग वगैरह, ठीक है। फ्रॉग आपका सर, एडल्ट फ्रॉग की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि जो टैडपोल वगैरह होते हैं वो थोड़ा बहुत, है ना, हर्बीवोर भी होते हैं, ओमनीवोर टाइप के होते हैं, है ना। एडल्ट, एडल्ट जो है वो भैया स्ट्रिक्टली कार्निवोर है, स्ट्रिक्टली कार्निवोर, ठीक है। लायन तो आपका कार्निवोर है, डियर आपका हर्बीवोर है, मैन आपका ओमनीवोर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉफिक लेवल्स कौन बनाता है सर? ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। In an ecosystem, the function of the producers is to convert organic compounds into inorganic, नहीं, trap solar energy and convert it into chemical energy। producers का यही काम होता है, plants का यही काम होता है एक ecosystem में। क्लियर है, होना ही चाहिए, ठीक है। कॉकरोच भी आपका ओमनीवोर ही होता है इंसानों की तरह, है ना। हाँ, अभी तो हम लोगों को कॉकरोच भी बोला गया था, ठीक है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, है ना। हाँ, तो वो भी हमारी तरह ही है, कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। विथ रिगार्ड टू इकोलॉजिकल फूड चेन, मैन इज अ, मैन क्या है भैया आपका? प्रोड्यूसर तो नहीं है, कंज्यूमर है, ठीक है।
अ प्लांट बीइंग ईटन बाय अ हर्बीवोर व्हिच इन टर्न इज ईटन बाय अ कार्निवोर मेक्स अ फूड चेन. व्हेन पीकॉक eats snake which eats insects depends on green plants. The peacock is the primary consumer, primary decomposer, the final decomposer of plants, the apex of the food pyramid, the apex of the food pyramid. ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी ढंग से नहीं लिखी है. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होंगे, उन पे कुछ इंसेक्ट्स हैं, फिर इस इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है सर? स्नेक खा रहा है. फिर स्नेक को कौन खा रहा है सर? पीकॉक खा रहा है. ठीक है, तो ऐसा, तो सबसे एपेक्स पे आपका पीकॉक होगा. ठीक है, क्लियर है, होना चाहिए. आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट. है ना, हर बार आप वीडियो को पॉज करते रहे भैया, एकदम बीच में ही क्वेश्चंस आते रहेंगे. ठीक है, मैं इसलिए साइड भी हटता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर सॉल्व करते रहो. ठीक है, हाँ, हो गए सवाल. आइए, इफ वी कंप्लीटली रिमूव डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम द इकोसिस्टम फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज. अगर आपने डिकम्पोजर्स को हटा दिया, सीधी सी बात है, तो क्या इफेक्ट होगा सर? मिनरलाइजेशन, है ना, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं सॉइल में, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग वगैरह नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड. बिल्कुल यही होगा मेरे ख्याल से. हर्बीवोर्स विल नॉट रिसीव सोलर, नहीं भैया, इसका तो कोई मतलब. एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड, नॉट एट ऑल. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स विल बी वेरी हाई, नहीं, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है. नेक्स्ट, बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन अ फार फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इट. प्लांट है सर, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है, प्रोड्यूसर ही है, सीधी सी बात है. नेक्स्ट, द पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज. पाथ क्या होता है सर? प्रोड्यूसर के बाद कौन खाएगा सर? प्रोड्यूसर के बाद खाएगा हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर डिकम्पोजर. बिल्कुल सही बात है. पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट. द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स इन पॉन्ड इकोसिस्टम. द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम आपका अपराइट ही होगा. ठीक है, अगर ये बायोमास होता तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड. ध्यान रखना है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड. अगर आपका नंबर का है तो भले ही एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, वो अपराइट ही होगा. क्लियर है, होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. ये सब तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें भी मतलब. चलो अगला सवाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. An ecosystem resists change because it is in a state of homeostasis. हमारी बॉडी भी होम्योस्टेसिस में रहती है ना. जैसे होम्योस्टेसिस का मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमारी बॉडी का जो इनर इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहता है, बैलेंस्ड रहता है, भले ही आपका आउटसाइड इन्वायरमेंट कैसा भी हो. फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस होता है, भले ही आपका आउटर टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री चला जाए, 40 चला जाए. ठीक है, या ठंडियों में 20 या 15 तक भी चला जाता है. ठीक है, सोचो कितना वेरिएशन है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है इन नॉर्मल हेल्दी कंडीशंस? 37 डिग्री सेल्सियस. So this ability of a body to maintain its inner temperature, its inner conditions stable and balanced, even when the outside environment changes, this condition and this ability of what adaptation is called what homeostasis. तो भैया इकोसिस्टम में भी वैसा ही कुछ देखने को मिलता है कि भैया बाहर कितनी भी उथल पुथल मच रही हो, ये लगभग अपने आप को स्टेबल सेल्फ सस्टेन कर लेता है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए तो. व्हाट इज ट्रू अबाउट एनी इकोसिस्टम? ये सेल्फ रेगुलेटरी होता है, सेल्फ सस्टेंड होता है, टॉप कार्निवोर्स है, क्लाइमेक्स ट्रॉपिक लेवल पोजीशन, सारी बातें सही हैं. द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी. द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भैया सबसे ज्यादा ग्रास होंगे, उनको खाने वाले, तो वो भी अपराइट ही होगा, सीधी सी बात है. ठीक है, क्लियर होना चाहिए. आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लूं. ठीक है. विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एन यूनिट एरिया? बताओ, खुल जाए यार. हाँ, कौन से इकोसिस्टम में
सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, बताना है जल्दी। प्रोड्यूसर्स कहाँ होंगे सर सबसे ज्यादा? उनका नंबर कहाँ होगा सबसे ज्यादा, जल्दी बताओ। इन एन यूनिट एरिया, हाँ यूनिट एरिया पूछा जा रहा है। आवाज तो जा रही है ना? आवाज जा रही है, स्लाइड दिख रहा है? हाँ। विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एन यूनिट एरिया? ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, क्यों? क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे सर फॉरेस्ट में है ना प्रोड्यूसर से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? तो फॉरेस्ट में दिक्कत वाली बात ये आती है ना कि पर यूनिट एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, और जब पर यूनिट एरिया की बात आती है ना तो पॉन्ड जीत जाता है ना, क्योंकि इसमें भी फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं सर? छोटे होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स कैसे होते हैं सर? छोटे होते हैं। ठीक है, तो मान लो 100 मीटर स्क्वायर में आपके फाइटोप्लैंक्टन्स 100% हो सकते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, पतले होते हैं, दुबले होते हैं, सीधी सी बात है। अब छोटे पतले दुबले लोगों को एक छोटे से रूम में काफी ज्यादा आप रख सकते हो ना, सीधी सी बात है। लेकिन फॉरेस्ट में आपका पीपल ट्री है, बैनियन ट्री है, बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, पता चलेगा इनको अकेले रहने के लिए 100 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए। तो नंबर हुआ एक केवल यहाँ पे कितना हुआ? फाइटोप्लैंक्टन सर इतने दूर में तो कितना 100 के आसपास नंबर पहुंच गया है। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर्स की नंबर की बात हो पर यूनिट एरिया, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो दिखे उसको टिक कर देना है। ठीक है, पॉन्ड दिखे है ना उसको टिक कर दे, बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि लैंड पे भैया सीधी सी बात है बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे आपको, और वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से ज्यादा नंबर नहीं आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि बड़े बड़े हैं ना, सीधी सी बात है, रहने के लिए किसी एक को रहने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए, तो पर यूनिट एरिया उनका नंबर कम हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस और कॉमन सेंस वाली बात है। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज, एट कंज्यूमर लेवल उसको क्या बोलेंगे सर? नेट प्राइमरी नहीं बोलेंगे, है ना। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज, मेरे ख्याल से उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है सर? होना चाहिए। आगे बढ़े, हाँ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ही बोलेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन तो आपका स्टार्टिंग में जो फोटोसिंथेसिस हुआ वो, फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका जब जो प्लांट आपका जीपीपी बनाया था ग्रॉस प्राइमरी, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को हटा दो तो वो हो गया, नेट प्रोडक्टिविटी भी वही हो गया बेसिकली। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज क्या होता है? रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑटोट्रॉप, बिल्कुल यही होता है। रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड अप बाय, नहीं, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर टू, नहीं, सबसे पहला कि किस रेट से आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है, बाय एन ऑटोट्रॉप या फिर इन एन ऑटोट्रॉप। क्लियर है? होना चाहिए। आगे बढ़ें, उसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, कि आपका प्लांट कितना खाना बना रहा है ना। खाना कौन बनाता है? प्लांट ही बनाता है ना। मैंने लेक्चर में बोला था कि प्लांट्स सिंथेसाइज फूड, वी डोंट सिंथेसाइज फूड, वी कुक फूड, अंतर है। हम खाना पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। प्लांट खाना बनाता है ना। हाँ, तो टर्म्स जो है ना, ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत क्रिस्टल क्लियर, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो क्लैरिटी रहेगी, है ना। नहीं तो फिर वैसे ही बोलोगे कि सर बैक्टीरिया भी जानवर है ना, जबकि बैक्टीरिया आपको पता है जानवर नहीं है ना, किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग नहीं करता वो, है ना। फिर बोलोगे सर मशरूम आपका प्लांट है, डेट इज नॉट अ प्लांट, किंगडम प्लांटी से बिलोंग नहीं करता वो, है ना, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। तो क्लैरिटी इस लेवल की होनी चाहिए कि कोई कुछ बोले तो बोल सके नहीं भाई गलत बोल रहे हो, है ना। फिर बोलोगे सर प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो भी जानवर है, नहीं जानवर नहीं है। ठीक है, चलिए किंगडम एनिमेलिया से वो बिलोंग नहीं करता, है ना। खैर छोड़ो। विच इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है सर? ठीक है, लोमी सॉइल, सिल्ट, सैंडी या क्ले। लोमी सॉइल होता है सर, है ना। आपने एलुवियल सॉइल का नाम सुन रखा होगा, ठीक है, उसमें भी लोमी वगैरह नेचर काफी बढ़िया प्रेजेंट होता है। ठीक है, द साइंस डीलिंग विथ सॉइल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं सर? ठीक है,
पेडोलॉजी बोलते हैं, डीलिंग विद सॉइल, नॉट इन द एनसीईआरटी, यू मे स्किप ऑल दिस क्वेश्चंस. अ गुड सॉइल इज दैट विच होल्ड्स whole of the water entering into it, allows limited amount of water into it, allows the water to percolate slowly into it, allows the water to pass very quickly from it. नहीं भैया, जो slowly percolate होने दे वो सबसे बढ़िया सॉइल होता है, ठीक है. सो दिस विल बी द आंसर. यहाँ तक क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है. पहले ना क्या होता था कि एनसीईआरटी पहले मोटी हुआ करती थी, है ना, फिर बाद में पतली होते गई समय के हिसाब से, है ना. तो पहले उससे थोड़ा बहुत और कंटेंट था, मोटी थी तो थोड़ा बहुत कंटेंट ज़्यादा हुआ ना. पहले पहले थोड़ा बहुत कंटेंट भी ज़्यादा था, हम लोग ज़्यादा पढ़ते भी थे तो ज़्यादा सवाल भी थे थोड़े अलग अलग टाइप के, ठीक है. अब ये सारे कंटेंट हटा दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस अभी भी मैंने जहाँ से लिए वहाँ पे थे, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं. ये सब तो 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा ना, एलोवियल सॉइल वगैरह, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स पढ़ा होगा, है ना. चलो, the soil near the surface is usually darker than the soil about 1 meter down. This is because the top soil is rich in organic matter. क्योंकि जब आपका टॉप सॉइल होता है वो ऑर्गेनिक मैटर में ज़्यादा रिच होता है, ठीक है, ह्यूमस वगैरह प्रेजेंट होता है. अ सॉइल इज सेड टू बी फर्टाइल व्हेन इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. इट हैज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इट हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, इट होल्ड्स वाटर एंड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. हाँ, ये सबसे बढ़िया है. What is the best pH of the soil for cultivation of plants? इसका लिख लो slightly acidic to neutral होता है कंडीशन. इसके लिए कंडीशन क्या होता है सर? slightly acidic to neutral, यानी pH 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा एसिडिक चलेगा, 6.5 to 7 के आसपास. तो कौन सा ऑप्शन है? ठीक है सर, ये 7 से ज़्यादा हो गया, ये तो नहीं होगा. ये 7 से ज़्यादा हो गया, ये नहीं होगा. ये स्लाइटली एसिडिक तो है ही नहीं. तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन 4th नंबर दिख रहा है, ठीक है. 5 से है ना, 5.5 से 6.5 तक. हाँ, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल के वाला जो पीएच होता है, डेट इज बेस्ट फॉर द सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स. क्लियर है? आगे बढ़ें. चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉरेस्ट नियर इक्वेटर रीजन आर कॉल्ड. जो इक्वेटर के पास होते हैं उनको सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं ना. तो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलेंगे. ग्रास लैंड्स विथ स्कैटर्ड ट्रीज आर कॉल्ड, उसको सवाना बोलते हैं. अगेन नॉट इन द एनसीईआरटी, इसलिए क्रॉस भी लगा हुआ है कि स्किप कर सकते हो आप, नॉट इंपॉर्टेंट. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं सर? हिमालय में मिलते हैं, है ना. विच बायोम रेफर्स टू आर्कटिक डेजर्ट, टुंड्रा को बोलते हैं. अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है. चलो छोड़ो, ये सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है. विच बायोम इज मोस्ट रिच इन फौना एंड फ्लोरा, कौन सा बायोम सबसे ज्यादा रिच होगा सर? तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे. अगला सवाल क्या है सर? ऑटम कलरेशन ऑफ लीव्स अपीयर ओनली इन, कब देखने को मिलता है? कहाँ देखने को मिलता है? मीन कब नहीं, कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है. कि सर ऑटम में मतलब कलरेशन ऑफ लीव्स वगैरह हो गया, कहाँ देखने को मिलेगा? वो सुना है ना कि जब पतझड़ आता है, ऑटम सीजन आता है, तो पेड़ के जो पुराने पत्ते होते हैं गिर जाते हैं, नए हरे भरे पौधे आते हैं वसंत ऋतु में, है ना. तो ये सब कहाँ होता है? डेसिडिवस प्लांट जो होते हैं, जो ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन प्लांट हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं, उनमें कुछ होगा क्या? नहीं होगा. डेजर्ट्स में होगा ही नहीं, ट्रॉपिकल रीजन्स में होता ही नहीं है. सो जो डेसिडिवस फॉरेस्ट है, यानी जो अपने लीव्स को शेड करते हैं, शेड ऑफ करते हैं, है ना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, उसको बोलते हैं डेसिडिवस प्लांट. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये जनरली टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड टेम्परेट डेसिडिवस प्लांट्स. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूट, उसको क्या बोलते हैं सर? बायोस्फीयर, ठीक है. चलो आगे बढ़ें. यहां तक क्लियर है? होना ही चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? अ टर्म बायोस्फीयर इज यूज्ड फॉर द जोन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट.
ऑन द लिथोस्फेयर, ऑन द हाइड्रोस्फेयर, है ना। बायोस्फेयर में तो तीनों टर्म आता है ना, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर प्लस एटमोस्फेयर। अब बायोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ, वही वाली बात, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस लिथोस्फेयर प्लस एटमोस्फेयर प्लस बायो, यही फोर्थ ऑप्शन। फाइटोट्रोन इज अ डिवाइस बाय विच, उससे क्या होता है फाइटोट्रोन से, इलेक्ट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड, प्रोटॉन्स आर लिबरेटेड, प्लांट्स आर ग्रोन इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, हाँ यही होगा। म्यूटेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, नहीं नहीं। थर्ड विल बी द आंसर, अगेन नॉट इन द एनसीईआरटी, सो नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, यू मे स्किप दिस क्वेश्चन। कौन, 66 वाला। ठीक है, हालांकि ध्यान रह जाए तो बेटर है, लेकिन नहीं ध्यान रहे तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जो नहीं है। ठीक है, अगला सवाल करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है? तो वही नहीं होगा जिसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है सर, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं जिसको बनने में आप कोशिश भी करो बनाने की तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। और वो आपका कोयला है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मान लो भाई आप डिफॉरेस्टेशन आज के दिन में किए, है ना, प्लांट लगा दो, अगले 20 साल में वो फिर से हरा भरा, है ना, बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे अगले 20 से 25 सालों में, है ना। ठीक बात है। तो ये काफी मतलब जो इकोलॉजिकल टाइम स्केल होता है ना, उसके हिसाब से फॉरेस्ट भी आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाता है। वाटर भी लगभग आ ही गया, मानसून सीजन में बरसात आ गई, बाढ़ आ गया तो वाटर भी आ ही जाता है अच्छा खासा। फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म भी आपके लगभग रिन्यूएबल है ना। अगर आप कोई भी स्पीसीज अगर अभी तक बची हुई है तो उसको आप आगे सस्टेन करा सकते हो, ठीक है, उसका बढ़िया से रिप्रोडक्शन वगैरह करा, उसका कंजर्वेशन करो तो बढ़िया से आप बचा सकते हो, है ना। उनको रिप्रोड्यूस कराने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, 1 से 1.5 साल में आपका नई, है ना, नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा उस, है ना, स्पीसीज में, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें 9 महीने में आ जाता है ना, सीधी सी बात है ना। तो ये 9 महीने बहुत बड़ा टाइम स्केल नहीं है ना। लेकिन कोयला अगर एक बार गया, है ना, तो दोबारा बनने में लगभग कितना, मिलियंस और बिलियंस ऑफ साल लगते हैं। डेट्स वाई दे आर कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोस्फीयर रेफर्स टू प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्लांट्स सॉरी एरिया ऑक्यूपाइड बाय लिविंग बींग्स, ये सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, या सोलर रेडिएशंस। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो कि, है ना, आप जनरली यूज नहीं करते हो, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी टाइप, है ना, नॉन कन्वेंशनल, है ना। तो कोल कन्वेंशनल है ना, पेट्रोलियम भी कन्वेंशनल है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी कन्वेंशनल है, सोलर सबसे ज़्यादा, है ना। और सोलर रेडिएशंस वगैरह ये थोड़ा नॉन कन्वेंशनल टाइप की आ जाती हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मतलब उतनी कॉमन नहीं हो जो, है ना, जिसका यूज एकदम नया नया आया हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो उस हिसाब से। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि कन्वेंशनल है ये सारी चीजें, मतलब बहुत सदियों से चली आ रही हैं, यही मतलब मान्यता है ये, है ना, कन्वेंशन है ये, सीधी सी बात है ना। चलो, पेट्रोलियम रिसोर्सेज, पेट्रोलियम क्या होता है सर? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, सिंथेटिक है सर, ये भी नॉन रिन्यूएबल ही है। रेड डेटा बुक इज फेमस फॉर, ये आपका एक्सटेंट सॉरी जो इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह है ना, उनके बारे में डेटा वगैरह रखती है। ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा कि जो इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैं उनका डेटा रखती है, तो थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ग्रीन बुक कंटेंस, ग्रीन बुक क्या करती है सर? ये आपके रेयर प्लांट्स का डेटा रखती है जो कि बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाता है? द लिस्ट ऑफ रेयर प्लांट्स ग्रोन इन बॉटनिकल गार्डन, द थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज का ध्यान रखने वाली रेड डेटा बुक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ग्रीन बुक, अगेन ये तीनों ही लगभग एनसीईआरटी में नहीं है, वो तो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, अलग बात है ना। रेड डेटा बुक के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वो इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, है ना, उनका लेखा जोखा रखता है कि भैया कौन खतरे में है ना। रेड डेटा बुक है ना, रेड खतरे वाली घंटी, कि किस पे खतरा मंडरा रहा है, उनका लेखा जोखा होगा इस किताब में। चलो
द मेथड बाय विच इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर कंजर्व्ड इन अ बॉटनिकल गार्डन और इन सम कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस। बॉटनिकल गार्डन है तो आपका XC2 कंजर्वेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो प्लांट स्पीसीज के गायब होने के पीछे अर्थक्वेक तो नहीं होगा, पॉल्यूशन हो सकता है, यही होगा इन चारों में। द मेन एम ऑफ प्लांट कंजर्वेशन इज टू कंजर्व द नेसेसरी इकोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, टू कंजर्व स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड रेंज। मेरे ख्याल से बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? ठीक है, 1972 में किया गया था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगेन जो पहले वाली एनसीईआरटी थी उसमें इंपॉर्टेंट, उसमें दिया हुआ रहता था, अब हटा दिया गया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें दी हुई थी वहाँ पे। ठीक है, ये 1972 में हुआ था। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s के डेकेड्स में हुआ था। ठीक है, द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दैट? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ये मेन रीजन है। आपके जो 4 एविल क्वार्टेट थे ना, उसमें सबसे पहला सबसे मेन कारण था, जो कि था डिफॉरेस्ट्रेशन एंड, है ना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट एंड नेचुरल लॉस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। काजीरंगा में तो भैया आपके एनिमल को रखते हैं, घाना में भी एनिमल को रखते हैं, गिर में भी एनिमल को रखते हैं, साइलेंट वैली में आपके फॉरेस्ट वगैरह के कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द स्टेटमेंट। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन शुरू होने वाला है अब। ठीक है, हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो यहाँ तक आई होप क्लैरिटी रही होगी सभी लोगों को। बस अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चंस और हैं इसमें, है ना। चलो भैया जल्दी से कर लेते हैं ये 30 क्वेश्चंस भी। आइए देखते हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन्स बेस्ट पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म को एक्सप्लेन करता है, तो पहला को फायदा होता है, दूसरा को घाटा होता है, तो फोर्थ ऑप्शन। द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज, रोल को क्या बोलते हैं सर? नीड से बोलते हैं। सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में सर एक का फायदा होता है, दूसरे का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, अदर इज नॉट अफेक्टेड। क्लियर बात है? क्लियर बात है, आगे बढ़ें, है ना। ध्यान रखना होता है, कॉमेंसलिज्म है तो +0 होगा, एमेंसलिज्म है तो -0 होगा। ठीक है, चलो याद कैसे रखा है मैंने? कॉमेंसलिज्म में सी आ रहा है ना, कैटायन और एनायन से, है ना। हम लोग तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना। कैटायन एनायन, कैटायन आपका प्लस वाला होता है, एनायन आपका माइनस वाला होता है। तो सिमिलरली आपका कॉमेंसलिज्म में एक प्लस वाला होगा, और एनायन, ए फॉर एनायन, ए फॉर एमेंसलिज्म में एक माइनस वाला होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए। कम्युनिटी इज डिफाइंड एज एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट, सॉरी, पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, उसको बोलते हैं व्हाट? कम्युनिटी। पैरासाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, फॉर शेल्टर, बोथ फॉर फूड एंड शेल्टर, दोनों के लिए डिपेंड करता है। क्लियर है? होना ही चाहिए। अगला सवाल करें, चलो। नेक्स्ट, एन ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्किड एंड मैंगो? तो देखो, ऑर्किड को तो फायदा हो जाता है, मैंगो का कोई घाटा ना कोई नुकसान, कोई फायदा भी नहीं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। मार्क द इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट अगेंस्ट हेर्बिवोरी। भैया स्पाइंस वगैरह और टॉक्सिक केमिकल दोनों ही होते हैं। स्पीसीज एक में माइनस है, एक प्लस है, तो ये आपका एमेंसलिज्म का उदाहरण है। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन? सर प्रोड्यूसर्स का होता है, इनसे तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक इज, तो पहला फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा जूप्लैंक्टन होंगे। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं सर? जनरली हर्बीवोर्स होते हैं, क्योंकि प्राइमरी आपके प्लांट होंगे, सेकेंडरी जो उनको खाते हैं तो सर हर्बीवोर्स हो गए। क्लियर? होना ही चाहिए क्लियर। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। What is the percentage of photosynthetically active radiation in the incident solar radiation?
तो पार का परसेंटेज कितना होता है सर? 50% होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन? मिनरलेशन तो कंजर्व नहीं करता भैया, ये तो और है ना सॉइल में और उसको जो भी मिनरल्स है रिलीज करवा देता है। ठीक है। इमोबिलाइजेशन, हाँ इमोबिलाइजेशन नाम में ही समझ में रहा कि भैया मूवमेंट होने नहीं देगा, तो ये कंजर्व करने के काम में आएगा। ठीक है। लीचिंग तो भैया नीचे ले जाता है, नाइट्रिफिकेशन नॉट एट ऑल। ठीक है। इमोबिलाइजेशन मतलब जो सॉइल में माइक्रोब्स वगैरह होता है ना, वो इनऑर्गेनिक मैटर को वापस ऑर्गेनिक के फॉर्म में बना लेते हैं और अपनी बॉडी में कंजर्व रखते हैं, फिर जरूरत आने पे मिनरलाइजेशन में हेल्प होने देते हैं। ठीक है। तो जो इमोबिलाइजेशन है दैट्स बेसिकली कंट्रीब्यूट इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ओवरग्रेजिंग, रिमूवल ऑफ वेज, है ना, एफोरेस्टेशन करके आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हो, प्लांट वगैरह लगा करके। माइल्ड ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड बाय हार्बिवोर्स, ये क्या करता है आपके स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ग्रासेस को। ठीक है। क्योंकि माइल्ड ग्रेजिंग अगर हो जाएगी ना, तो जो टॉप लेयर वगैरह है वो रिमूव होगा, तो जो है ना प्लांट को स्टिमुलेट करता है कि भैया की और है ना लेयर बनाओ, यानी प्रोडक्शन कराओ, सीधी सी बात है। ठीक है। माइल्ड ग्रेजिंग होगी तभी, यानी पूरा खा ही गए, देन दैट विल नॉट स्टिमुलेट द प्लांट ग्रोथ। थोड़ी बहुत ग्रेजिंग हो, माइल्ड ग्रेजिंग हो, तो दैट बेसिकली स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द ग्रासेस, है ना। क्योंकि जो ओल्डर टिश्यू वगैरह है उनको हटा दोगे आप, ट्रिम कर दोगे, तो वो बेसिकली प्रॉम्प्ट करती हैं प्लांट को नए जनरेट करने के लिए, है ना। चलो भाई आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेज, डिफॉरेस्टेशन क्या डिक्रीज करेगा? रेनफॉल डिक्रीज करेगा, सॉइल इरोजन डिक्रीज करेगा, वो तो बढ़ाएगा, इसको भी बढ़ाएगा उसको भी बढ़ाएगा, तो डिक्रीज केवल रेनफॉल को करेगा, क्योंकि रेनफॉल का लेवल अच्छा होना दैट्स गुड, रेनफॉल का लेवल गिर जाए दैट्स नॉट गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल कौन सोर्स ऑफ एनर्जी है सर? पेट्रोलियम, कोल, ट्रीज एंड न्यूक्लियर फ्यूल, बताओ जल्दी। मेरे ख्याल से ट्रीज, है ना, उनको आप रिन्यू कर सकते हो जल्द से जल्द। चलो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट? कौन सा रेगुलेटिव फंक्शन है? स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस, प्रोडक्शन ऑफ वुड, या कोई और? जल्दी देखो, रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट है ना, तो स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस ही होगा, यही तो रेगुलेट करेंगे बेसिकली। प्रोडक्शन ऑफ वुड, उससे रेगुलेशन फॉरेस्ट का क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल से इरोजन ऑफ सॉइल नहीं, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस, यही रेगुलेटिव फंक्शन हो जाएंगे। एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। द अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन 1992 इनटू, रिजल्टेड इनटू, इसकी वजह से क्या हुआ था? कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के कन्वेंशन वगैरह पे, मतलब उसके कंजर्वेशन वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है। तो बहुत सारे कन्वेंशंस बनाए गए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फूड चेन इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। रीजन फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज डिफॉरेस्टेशन, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस किया जा रहा है, तो भैया उनका एलिमिनेशन होना तय बात है ना। आपका घर ही कोई तोड़ दे, कहाँ रहोगे? सीधी सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज डिफॉरेस्टेशन, ये तो हो ही गया है। इन विच बायोम अ न्यू प्लांट में अडेप्ट सोन, किस प्लांट में नया, सॉरी किस बायोम में नया प्लांट सबसे बढ़िया अडेप्ट करेगा, सबसे जल्दी अडेप्ट करेगा? तो सर उसी इन्वायरमेंट में आप अडेप्ट बढ़िया कर पाओगे ना, और जल्दी कर पाओगे जहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा स्टेबल हो, प्रिडिक्टेबल हो। ठीक है। तो कहाँ पे हो पाएगा सर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो पाएगा, है ना। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन का जो भी इन्वायरमेंट होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, दे आर वेरी व्हाट, आप कह सकते हो दे आर वेरी स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एज वेल, है ना। बाकी जो रीजन्स हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उतना प्रेडिक्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वहाँ अडेप्ट करने में समय लग सकता है। पता चला अडेप्ट करने के बाद भी मारे गए, है ना। बेस्ट इकोनॉमिक मेथड टू हार्वेस्ट द सोलर एनर्जी, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है?
सोलर सेल एनर्जी प्लांटेशन, कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन देन ऑब्टेन बाय बर्निंग इट, या सोलर कुकर। मेरे ख्याल से एनर्जी प्लांटेशन जो है दैट इज द बेस्ट मेथड, है ना। हाँ, कि प्रॉपर प्लांट वगैरह लगा दो, सीधी सी बात है, और पूरा सोलर एनर्जी को बढ़िया से ट्रैप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट, ये सबसे बेस्ट मेथड है। परसेंट एनर्जी को ट्रांसफर टू हायर ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेनीज, 10% ट्रेवल होता है, लिंडमैन साहब ने यही रूल दिया था, आपको पता होगा। लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज बायो इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन, सही बात है। नेक्स्ट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दोनों है ना, तो ये आपके बनाएंगे इकोसिस्टम। द प्लांट हैविंग द लार्जेस्ट फ्लावर एज, वैसा प्लांट जिसका फ्लावर सबसे बड़ा होता है वो होता है रेफलेसिया, और ये किसी दूसरे प्लांट के रूट पे पड़ा रहता है, यानी रूट पैरासाइट है ये, तो ये टोटली रूट पैरासाइट है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मैक्सिमम इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सर अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू मे स्किप दिस क्वेश्चन। यहां तक क्लैरिटी है सभी लोगों को, होना ही चाहिए, ठीक है, सारी बातें क्लियर, ठीक है। आने वाले सेशन में हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग कर रहे होंगे PYQ कर रहे होंगे, ठीक है। पिछले 10 साल के PYQ हैं, लगभग 2014 से लेकर के 23-24 तक के, और रिसेंट 2-3 सालों के PYQ तो मैं लेक्चर में ही करा देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले वाले जो PYQ हैं वो अगले सेशन में हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस हमने इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो आने वाले सेशन में PYQ कर रहे होंगे, उसमें भी लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस है, उसमें भी इतना ही समय लगना चाहिए, आई होप। सो तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखेंगे, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत जल्द मिलेंगे, सो सी यू सून, बाय बाय।